हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और साथ साथ में ये देखा था कि हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और गैमेट्स फॉर्मेशन कैसा होता है। फिर इसके बाद आज हमारा जो नया टॉपिक है वहां पे हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फीमेल बॉडी में होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। तो आज हम इस साइकिल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फीमेल के बॉडी में आफ्टर द एज ऑफ 11 12 या 13 इयर्स, ये फिक्स नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन बॉडी फिजिक फिटनेस एंड ऑल दोस। तो ऑन एन एवरेज 12-13 साल के बाद हर महीने फीमेल की बॉडी में कुछ ब्लीडिंग होती है। तो बेसिकली वही क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये साइकिल जो होती है बेसिकली 28 से 30 डेज की होती है। बट हमें क्या लगता है कि ये साइकिल सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिनों की है और वो भी उसमें हम सिर्फ ब्लीडिंग फेस को ही समझ पाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, इन बिटवीन भी बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं जो आपके बॉडी में अकर कर रहे होते हैं। तो आज हम उन सारे फेजेस के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले। तो वेरी फर्स्ट, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफाइन करना है तो व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बच्चा देखो, फीमेल की बॉडी में ना जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो एट द सेम टाइम बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करने मिलते हैं। अंडर आर्म्स में हेयर आना एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेस्ट एनहांसमेंट और रैपिडली हाइट का भी ग्रो करना। एक होता है ना 12-13 साल के बाद देयर इज अ बिग ग्रोथ, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये सारी चीजें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट अ सेम टाइम ये ऐसा फेज होता है जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है कि फीमेल बिकम्स कैपेबल ऑफ फॉर गिविंग बर्थ और फॉर रिप्रोडक्शन, राइट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोस सम चेंजेस। पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ चेंज आता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, अब व्हाट इज प्यूबर्टी। तो जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए दैट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। 12-13 साल के बीच में इट कैन बी एनी टाइम। और ये कब तक चलता है, इट कंटिन्यूज बाय द एज ऑफ 45 to 50, ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा। एंड दोज रिपीट इटसेल्फ। अब ये साइकिल कोई एक बार आने वाली नहीं है, ये साइकिल अपने आप को रिपीट करती रहेगी। 28-30 डेज के बाद दोबारा ये कंटिन्यू होगा और ये चलता रहेगा। तो ये हर 28 से 30 दिन में क्या करती है, खुद को रिपीट करती है और इसी रिपीटेटिव चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के बाद, और वो जो साइकिल हर 28 से 30 दिन पे चलती रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल इट एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। वो फीमेल्स जिनके बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनका रेगुलर नहीं होता है, दोस फीमेल आर स्टेराइल, दे कैन नॉट गिव बर्थ, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी होती है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, इट इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए कि 1 से 4 दिन ये होना चाहिए, 4 से 8 दिन ये होना चाहिए, इसके बाद ये उसके बाद वो, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए बच्चों देयर आर 4 हार्मोन्स। कितने हार्मोन्स हैं, 4 हार्मोन्स हैं। तो व्हाट आर दोज हार्मोन्स, लेट अस सी वन बाय वन। तो पहला जो हार्मोन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इट इज कॉल्ड एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अभी आप हार्मोन्स के नाम पढ़ लो, आगे जाके मैं आपको इनके फंक्शंस बताऊंगी। तो इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज FSH, follicle stimulating hormone।
and then you have luteinizing hormone which is called as LH। फिर हमारे पास होते हैं ईस्ट्रोजन और लास्ट में होता है प्रोजेस्टेरॉन। टोटल ये चार ऐसे हार्मोन्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इनका क्या फंक्शंस है ये हम वन बाय वन जो है देखने वाले हैं। तो बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करें तो यूजुअली हमें क्या लगता है, ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये 4 दिन 5 दिन या 7 दिन की साइकिल होती है और बेसिकली जहां पे ब्लीडिंग होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें ढेर सारे फेजेस होते हैं एंड ऑल टुगेदर 4 फेज होते हैं। आउट ऑफ दैट 4 फेज एक ऐसा फेज है जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों जो सबसे पहली फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, दैट इज पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एंड यही जो पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन है इट इज अ पीरियड ऑफ ब्लीडिंग, जहां पे फीमेल की बॉडी में वजाइना के थ्रू थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। इट कंटिन्यूज टिल डे 1 to day 5। ठीक है, तो साइकिल जो शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है, वो पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन से शुरू होती है। पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये साइकिल का पहला दिन है, पहले दिन से लेके 5वें दिन तक का। पूरी साइकिल विल कंटिन्यू टिल 28 डेज। तो डे 1 to day 5 यहाँ पे पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन है एंड दैट इज पीरियड ऑफ ब्लीडिंग। इसके बाद जैसे ही ब्लीडिंग हो जाती है, नाउ इट्स टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ रीजनरेशन विच इज फ्रॉम डे 6 to डे 13। फिर इसके बाद होता है ओव्यूलेशन फेज जो कि डे 14 पे अकर करता है, और लास्ट में है पीरियड ऑफ सीक्रेशन विच अकर्स ऑन डे 15 to डे 28। बट बच्चों अभी आपको ये फेजेस नहीं समझ आए होंगे क्योंकि आपको नहीं पता है रीजनरेशन में क्या होता है एंड ये सारे फेजेस कैसे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम इन फेजेस पे दोबारा आएंगे वेयर आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। अब बच्चों देखो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में या हमने अपने पहले के लेक्चर्स में ये देखा है कि फीमेल के बॉडी में ओवेरी प्रेजेंट है। ठीक है, और इन ओवेरी के अंदर ढेर सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं। वी ऑलरेडी न्यू अबाउट इट, राइट। तो ये फीमेल की बॉडी और उसके अंदर प्रेजेंट है ढेर सारे एग्स, लगभग 40,000 एग्स हर एक ओवेरी में प्रेजेंट है। फाइन बेटा, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको यही समझ आ जाना चाहिए। अब ये जो फीमेल के बॉडी में एग्स होते हैं वो फ्रॉम बर्थ टाइम ही प्रेजेंट होते हैं, तो धीरे धीरे ये फीमेल बॉडी में ग्रो करते हैं। तो जब फीमेल एज ऑफ प्यूबर्टी पे पहुंचती है और पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है, तो आउट ऑफ दिस ऑल एग्स, ये जो सारे एग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इनमें से किसी एक एग का नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो हमने मान लिया कि इस एग का क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। इस एग को सिलेक्ट कर लिया गया है, किसके लिए, इस एग को सिलेक्ट कर लिया गया है ओविडक्ट में भेजने के लिए। यू नो ना, हमने देखा है कि किस तरह से ओविडक्ट में ये बेसिकली एग्स जाते हैं हर महीने। फाइन, अब इस एग का सिलेक्शन हो गया। तो अब बच्चों ये जो एग है जिसको सिलेक्ट कर लिया गया है कि हम इसे ओविडक्ट में भेजेंगे, इसको मिलता है स्पेशल ट्रीटमेंट। इसके ऊपर हार्मोन एक जो एक्ट करता है, इट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मैं बोल सकती हूँ फॉलिकल ग्रोथ हार्मोन। क्या बोल सकती हूँ बच्चों, आई कैन कॉल इट एज अ फॉलिकल ग्रोथ हार्मोन। फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए, मतलब इसको रैपिडली बड़ा करने के लिए जो हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं फॉलिकल ग्रोथ हार्मोन।
तो ये जो आपके फॉलिकल ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इस पर्टिकुलरली एक जो सिंगल एग होता है उसको रैपिडली ग्रो करते हैं। मतलब इसको पूरी तरह से खिलाया पिलाया जा रहा है, अच्छे से तैयार किया जा रहा है, शी इज लाइक अ ब्राइड। ठीक है बेटा, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। तो सबसे पहले हार्मोन का फंक्शन समझ लो बच्चा। जो सबसे पहला हार्मोन है आपका दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम है ग्रोथ करना, ग्रोथ ऑफ ओवम। ओवम के ग्रोथ में ये क्या करता है, काम आता है। फाइन। अब जब ओवम का ग्रोथ हो जाएगा तो धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अब बेटा ये ग्रो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा ग्रो हो गया। लेट्स सी हियर, ये एकदम पूरी तरह से ये ओवम क्या हो गया है, रेडी हो गया। ठीक है, तो जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, अगर आप किसी चीज को तैयार कर रहे हो तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ओवम बर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ा तैयार हुआ ओवम होता है इसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोला जाता है बच्चा, इसे बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है, रैप्चर होता है, फट जाता है और यहां से एग डिस्चार्ज होता है। तो जो ये एग होता है ना बेटा, ये एग चला जाता है यहाँ पे फीमेल का ओविडक्ट होता है और ये मान लो उसका यूटेरस वाला पार्ट है। ठीक है, ये कहां पे चला गया बच्चा, ये चला जाएगा इस फैलोपियन ट्यूब में। तो एग आ गया फैलोपियन ट्यूब में। फाइन। तो अब बच्चों जब ये एग फैलोपियन ट्यूब में आ गया तो व्हाट विल हैपन एंड व्हाट रोल डज इट प्लेस। बच्चा देखो, फीमेल की बॉडी में हमें ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि ये जब एग फट जाता है या जब ये एग ब्रेक डाउन हो जाता है उसी की वजह से ब्लीडिंग होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग किस लिए होती है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेटा फीमेल, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जब वो 12-13 साल की हो गई है, तो हर महीने उसके यूटेरस में एक लेयर बनती है। ठीक है, और इस लेयर को बच्चा हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल इट एज अ एंडोमेट्रियम लेयर। और ये एंडोमेट्रियम लेयर बेसिकली इसलिए बनता है कि अगर मान लो स्पर्म्स जो है उनकी एंट्री हो जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो नो डाउट जो जाइगोट है वो बन जाएगा और फिर जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियोय। तो एम्ब्रियोय बहुत डेलिकेट है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है और उस प्रोटेक्शन को देने के लिए बेसिकली ये एंडोमेट्रियम वॉल प्रेजेंट होती है। ये एंडोमेट्रियम वॉल एक थिन स्किन की बैग होती है, थिन स्किन बैग। ओके, और इसके अंदर एम्ब्रियोय क्या है, उसको स्टे करना है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। बट अब मान लिया जाए बेटा कि फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो क्या होगा, लेट अस अज्यूम कि स्पर्म्स आए ही नहीं। तो अब जब स्पर्म्स नहीं आए हैं तो नो डाउट फीमेल को इस जो प्रोटेक्टिव एंडोमेट्रियम लेयर थी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही स्पर्म्स आएंगे ना ही एम्ब्रियोय बनेगा, तो ना ही इस लेयर की हमें जरूरत होगी। तो बच्चा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फीमेल की ये एग डीजनरेट होने लगती है। मतलब ये जो लेयर होती है ना, ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है ये क्या होने लगती है, ये डीजनरेट होने लगती है, कटने लगती है। तो कैसे कटने लगती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं बच्चों उसकी वजह से होता है और उसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके।
कौन से हार्मोन्स की वजह से होता है, ये डीजनरेट होने लगता है। क्योंकि ये डीजनरेट होते हैं बेटा इनके कटने की वजह से, अभी थोड़ा सा यहाँ पे मेरा पिक्चर है तो एडजस्ट, इनके कटने की वजह से ब्लीडिंग होती है और ये पूरी लेयर कटने में 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है और इसी फेज में फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है। तो बेसिकली यही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर होते हैं, फटते हैं, तो वहां से एग निकलता है, वो एग ओविडक्ट में जाता है। अगर ओविडक्ट में जाने के बाद मेल गैमेट्स ना आए और ये फर्टिलाइज ना हुआ तो वो एग तो निकल जाएगा, बट ये एंडोमेट्रियम वॉल कटने लगेगी और जब ये एंडोमेट्रियम वॉल कटती है तो ब्लीडिंग होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल फेज। इसी को हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। व्हेन फीमेल इज प्रेग्नेंट और व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो उस बीच में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ही फीमेल्स को जो है वो ब्लीडिंग होती है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट फेज। पहला फेज हमने देखा, दैट इज फेज ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन। फेज ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन कब होता है? इफ एग इज अनफर्टिलाइज्ड, मैं ऊपर लिखती हूं, इफ एग इज अनफर्टिलाइज्ड, अगर एग्स जो है वो क्या हो जाए, अनफर्टिलाइज्ड रह जाए, एंडोमेट्रियम वॉल डीजनरेट, एंडोमेट्रियम वॉल डीजनरेट, और ये एंडोमेट्रियम वॉल जब डीजनरेट होगी तो इट विल कॉज अ ब्लीडिंग एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है फेज ऑफ रीजनरेशन। अब बच्चा फेज ऑफ रीजनरेशन क्या है? चलो, पहला मंथ था जहां पे वी विल ड्रॉ हियर अ वेरी रफ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर महीने एक एग जो है वो ओवम से कहाँ पे आ रहा है? ओवेरी में आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे बच्चा जब ये ओवम आया और स्पर्म्स की एंट्री नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो प्रीवियस मंथ में आया हुआ एग था वो तो डीजनरेट हो गया है ना, वो क्या हो गया? वो डीजनरेट हो गया। अब अगले महीने क्या होगा? अगले महीने फिर से ये बनने लगेगा, तो इट इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ रीजनरेशन। दोबारा से एंडोमेट्रियम वॉल का बनना इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ रीजनरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रीजनरेशन बोलते हैं। बेसिकली जो डे 6 से लेके डे 13 के बीच में होता है। आगे के जो फेजेस होते हैं उस पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। तो बेटा बेसिकली ये तुम्हारे पास एक एक्चुअल में ओवेरी का डायग्राम है और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे एग्स होते हैं, ठीक है? तो आउट ऑफ ऑल दैट एग्स, ये भी एग है, ये भी एग है, ये भी एग है, किसी एक एग का नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि ये एग है, इसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तो इसके ऊपर बहुत सारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दिए जाएंगे, दैट इज नथिंग बट इट इज अ ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है? ये इसको धीरे धीरे क्या करेंगे? बड़ा कर देंगे। अब एक ऐसा स्टेज आया है जब आपका ओवम मैक्सिमम लिमिट तक क्या हो गया है? बड़ा हो गया, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, है ना? तो रैप्चर होके एग तो चला जाएगा ओविडक्ट में। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम वॉल डीजनरेट होगा, ठीक है? अब ये जो रैप्चर होने वाला प्रोसेस होता है ना बेटा, जहां पे ग्राफियन फॉलिकल खुद को फट जाता है, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाता है, इसी फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। और ये जो ओव्यूलेशन फेज होता है इट ऑलवेज अकर एट डे 14। ये कौन से फेज पे अकर करता है बच्चों? ये डे 14 के एग पे अकर करता है। अब एग तो मान लो कि ओविडक्ट में चला गया, बट अभी भी बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, राइट?
तो ये जो बचा हुआ हिस्सा होता है, मतलब ये जो साइड्स में आपको बॉर्डर्स दिख रहे, दे आर नथिंग बट दे आर कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम का क्या रोल है, उससे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज ओव्यूलेशन फेज। Ovulation phase is nothing but it is rapture of Graafian follicles. Rapture of Graafian follicles. Right? Graafian follicles का rapture होना is called as a phase of ovulation. Now moving next, what we can see is a menstrual cycle. वन ऑफ दी सेवरल फॉलिकल्स, मतलब ढेर सारे फॉलिकल्स में से इन अ ओवेरी वन स्टार्ट डेवलपिंग, एक का क्या हो जाता है, उसको डेवलप करने लगते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो एक जो है उसका एग उसकी ग्रोथ किसके हेल्प से हो रही है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है एफएसएच की हेल्प से, दैट मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से। दिस डेवलपिंग फॉलिकल्स, अब जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब वो जो छोटू सा एग था, फिर उसके ऊपर जब ढेर सारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स डाले गए, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स खुद तो ग्रो कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चा वो दूसरी तरफ यूटेरस में मैसेज भेज रहे थे कि क्या करना है, यूटेरस को एंडोमेट्रियम वॉल बनाना है। तो ये जो ग्रोइंग हार्मोन्स होते हैं, जो ये क्या करते हैं, ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, और ये जो आपका ईस्ट्रोजन होता है ये बनाता है एंडोमेट्रियम वॉल, और ये एंडोमेट्रियम वॉल कहाँ पे बनती है, यूटेरस के अंदर। दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट ईस्ट्रोजन, ये डेवलपिंग फॉलिकल क्या करता है, ईस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, और ये हेल्प करता है क्या डेवलप करने में, एंडोमेट्रियम लेयर को डेवलप करने में। और ये जो हमारा एंडोमेट्रियम लेयर है, वहां पे एम्ब्रियोय अगर बना तो वो अपनी ग्रोथ करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो बेसिकली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन का फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। अब एक तरफ जहां पे एंडोमेट्रियम वॉल बन रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे इसकी ग्रोथ हो रही है, राइट, ईस्ट्रोजन के मदद से यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल भी खुद को ग्रो कर रहा है। अब बेटा जब ये एक काफी हद तक ग्रो कर चुका है, तो नाउ इट्स टाइम टू गेट रैप्चर्ड। तो अब बच्चों हम क्या देखेंगे कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेवलप्ड फॉलिकल बर्स्ट, मतलब छोटा सा ग्राफियन फॉलिकल था, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके बाद वो बहुत बड़ा हुआ। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर एक हार्मोन सिक्रीट होता है, हार्मोन डाला जाता है विच इज कॉल्ड एज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ये फुट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद यहां से जो एग्स थे वो चले जाएंगे ओविडक्ट में। कहां पे चले जाएंगे बच्चों, एग्स चले जाएंगे ओविडक्ट में, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो ओवेरी में ही रहेगा, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। remaining part will stay in ovary itself and we call it as a corpus luteum. So here it is written as the remaining tissue of the breast follicle forms corpus luteum. रिमेनिंग टिश्यू को हम क्या बनाते हैं, क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम, व्हाट इज अ रोल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो बेटा देखो ये ध्यान से, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम के जाने से पहले एक एग ओवेरी में जा चुका है, ओविडक्ट में। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है बच्चों, मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, पहली चीज तो ये समझ लो कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट को नरिशमेंट की जरूरत है, राइट।
तो तुरंत आज ही जाइगोट बना और वो माँ के प्लेसेंटा से तो अटैच होगा नहीं, इट विल टेक टाइम, 2-3 महीने का टाइम लग जाता है, राइट। तो मीनवाइल कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज कॉल्ड एज अ प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। और बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब तक के बच्चे का प्लेसेंटा और माँ का प्लेसेंटा आपस में अटैच नहीं हो जाता है। एंडोमेट्रियम ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जब तक के प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है तब तक फीमेल के यूटरस में एंडोमेट्रियम वॉल भी रहेगा। अब एक बार अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होने लगे, बेटा ये एंडोमेट्रियम वॉल को बनाए रखने में प्रोजेस्टेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब अगर फीमेल फर्टिलाइज नहीं हुई तो ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ना, यू कैन सी दिस इन इमेज हियर इटसेल्फ, कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ध्यान से देखना, ये छोटे छोटे एग्स थे, इसमें इनकी ग्रोथ हुई, फिर ये ग्रोथ होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल से रैप्चर हो गए, रैप्चर होके एग जो है वो ओविडक्ट में चला गया, ओविडक्ट में चला गया एग, और बाकी के बचे हुए हिस्से को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये वो हिस्सा है एम्प्टी फॉलिकल विच इज अ कॉर्पस ल्यूटियम। अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, राइट। और प्रोजेस्टेरॉन वो तभी सीक्रेट करेगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, मतलब ओवम को क्या मिल जाए, स्पर्म्स मिल जाए। अगर ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है तो कॉर्पस ल्यूटियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्ब्यूकन्स। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कॉर्पस एल्ब्यूकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम रहा ही नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए भी कोई नहीं रह गया, और इसी की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो बॉडी में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और एंडोमेट्रियम वॉल क्या होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है। जब तक के प्रोजेस्टेरॉन है तब तक एंडोमेट्रियम वॉल है, और एक ये लगभग 2 से 3 महीने तक रिक्वायर्ड होता है। फाइन। तो बेटा ये आपको अलग अलग जो फेजेस है यहाँ पे दे रखे हैं, और इन फेजेस में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ दे आर प्लेइंग रोल। फाइन। तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल एग्स एंड हाउ दे ग्रो, तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइकिल वेरी वेल। इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड, हमने ये देख लिया कि फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन उस एंडोमेट्रियम वॉल को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्ब्यूकन्स में, क्योंकि ल्यूटियम का काम था प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना, अब ल्यूटियम रह ही नहीं गया है, एल्ब्यूकन्स बन गया है, तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन भी नहीं होगा। और अब अगर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल कटने लगेगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल को बनाए रखने में जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का सिक्रीशन रुक गया, राइट। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल ही तो क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम वॉल बना रहा था, अब आगे प्रोजेस्टेरॉन ने बनाया वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्योंकि ये खत्म हो गया एंडोमेट्रियम वॉल स्टार्ट्स टू डीजनरेट, एंडोमेट्रियम वॉल कटने लगता है इन द एब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन्स। और जब आपका एंडोमेट्रियम वॉल कटने लगता है तो इट बेसिकली रिजल्ट्स किसमें, ब्लीडिंग में। और ये वही फेज होता है जो फीमेल को ब्लीडिंग फेज फील होता, जहां पे ब्लीडिंग होती है।
टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, जो एंडोमेट्रियम एक पतली सी स्किन होती है, जब वो कट कट के आती है तो वो फीमेल के वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर जाती है। अब ये पूरा कटने में, एंडोमेट्रियम वॉल को डीजनरेट होने में लगभग 5 डेज तक का टाइम लग जाता है, और तब तक कंटिन्यूअसली, मतलब थोड़े थोड़े टाइम स्पेन पे जो है वो ब्लीडिंग होती रहती है। This bleeding continues for 5 days and that is called as a bleeding phase. अगर बच्चा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हर महीने ये प्रोसेस खुद को रिपीट करेगा एवरी 28 to 38 days and that is going to be called as a menstruation. If फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब अगर एंडोमेट्रियम वॉल में ये ओवम है और इस ओवम को स्पर्म्स मिल गए तो जाइगोट बन जाएगा, राइट। अब जाइगोट बन जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम विल रिमेन कॉर्पस ल्यूटियम, और वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन रखेगा, और यहाँ पे एम्ब्रियोय जो है वो खुद को स्टे करेंगे और ग्रो करेंगे जब तक कि पार्चुरेशन नहीं हो जाता है। आगे जाके इम्प्लांटेशन भी होता है, बट वो सारी चीजें आप हायर क्लासेस में देखने वाले हो। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ पे फीमेल्स को पेन भी होता है, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारी माइथोलॉजीज है, बहुत सारी फैमिलीज में women are not allowed to even sleep on their bed, they cannot enter in kitchen, so this all misconception should not be followed, and women needs to take a proper care of their hygiene during this time, or at the same time there is a mood swing and several sort of weakness, तो females को इन टाइम पे नेग्लेक्ट करने के बजाय उनकी स्पेशल केयर करी जानी चाहिए। एंड ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे इन्फेक्शन भी ज्यादा होता है, तो व्हाट यूजुअली वी सी कि इन रूरल एरियाज और समवेयर there are no proper sanitary pads, and due to which female use some sort of clothes which might not be so clean, तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। with this we end up with our menstrual cycle। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।